नमस्कार। तंत्र में एस्ट्रो नेचुरोपैथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य शिवेंद्र मिश्र। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भों में आज हम चर्चा करेंगे स्थूल शरीर की। हमारा शरीर 3 भागों में बटा हुआ है क्रियात्मक रूप से। भारतीय चिकित्सा पद्धति रोग और चिकित्सा की दृष्टि से शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और मानस इन 3 तंत्रों में विभाजित करती है और हम इस व्याख्यान में स्थूल शरीर के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी क्रियात्मकता के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो प्रत्यक्ष रूप से देखे जाने वाला हमारा शारीरिक तंत्र है, जिनमें अंतर्बाह्य सभी शारीरिक संरचनाएं आती हैं, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह आदि सभी बाह्य शारीरिक संरचनाएं, और हृदय, फेफड़े, लिवर, आमाशय, पेशी, नस, नाड़ियां आदि आंतरिक संरचनाएं, इन सभी को सम्मिलित रूप से स्थूल शरीर कहा जाता है। लेकिन रोग और चिकित्सा की दृष्टि से मात्र पदार्थ को ग्रहण करके, पदार्थ का क्रियात्मक परावर्तन करके उसे ओजस के रूप में परिवर्तन करने वाले तंत्र मात्र को आयुर्वेद स्थूल शरीर कहता है। स्थूल शरीर का क्रियात्मक उद्देश्य पदार्थ के ग्रहण, स्वरूप परिवर्तन करके उसे ओजस तत्व के रूप में परिवर्तित करना है। इसलिए जितना भी ग्राहक, पाचक और पोषक तंत्र है उतना ही स्थूल शरीर है, और इसके अंतर्गत श्वसन तंत्र, आहार तंत्र, रक्त परिभ्रमण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ये 4 तंत्र स्थूल शरीर के अंतर्गत आते हैं। स्थूल शरीर का कार्य सांस के रूप में गैस लेना, आहार के रूप में जल और अन्न का ग्रहण करना, और फिर उसे सुपाचित कर वात पित्त कफ के रूप में परिवर्तित करके धातुओं का रूप देना है। ये धातुएं, ये वात पित्त कफ धातुओं के रूप में शरीर का पोषण करती हैं, और यही वात पित्त कफ विकृत होने पर मल के रूप में शरीर का नुकसान करती हैं, अस्वस्थ करती हैं, रोग पैदा करती हैं। तो श्वसन तंत्र द्वारा हम सांस लेते हैं, जिनमें गैसें होती हैं, और आहार के रूप में अन्न और जल का ग्रहण करते हैं। तो अन्न और जल का पाचन रस, रक्त, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा और वीर्य के क्रम में होता है। इन्हीं को सप्त धातुएं कहा जाता है। तो वीर्य जो है वो अंतिम धातु है। वीर्य का परिपाक ओजस के रूप में होता है, और ओजस जो है वो शरीर में बल के रूप में स्थित होता है। इसी को ताकत या स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। और इस पदार्थ से पोषित होने वाला जितना भी शरीर है, उसी को स्थूल शरीर कहा गया। अब इस स्थूल शरीर पर आहार और ऋतु परिवर्तन का प्रबल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए युक्ति विरुद्ध आहार और ऋतु के प्रतिकूल विहार वात पित्त कफ को विकृत करके दोष के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और स्थूल शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। एक से अधिक या फिर कोई एक ही अंग इनसे प्रभावित होता है। वात पित्त कफ के कुपित होने पर क्रियात्मक अंगों या बाह्य शरीर के आकार और रंग में परिवर्तन होता है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। जब वात पित्त कफ की विकृति के कारण रंग या आकार में परिवर्तन होगा, इसमें पहले संरचनात्मक विकृति होती है, और अधिक समय तक रहने पर क्रियात्मक दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। वात पित्त कफ का प्रभाव ऊतकों और पेशियों पर पड़ता है। ऊतक अथवा पेशियों का समअवस्था से बढ़ जाना या सूखने लगना, तथा उनके सहज वर्ण का रंग बदलने लगना, अथवा किसी भाग विशेष के ऊतकों में अतिवृद्धि होना, ये सभी लक्षण वात पित्त कफ की विकृति के कारण होते हैं। अब इनमें भी यदि वात दोष की वृद्धि होगी तो शरीर के अंगों, पेशियों या ऊतकों में सूखने की प्रवृत्ति होगी, चुभनशील दर्द होंगे, अंगों के स्रावों में कमी होगी, और रंग में कालापन होगा। जो वर्ण होगा शरीर का या प्रभावित स्थान का, उसमें कालापन होगा। बाह्य शरीर पर भी इसी प्रकार के प्रभाव दिखाई देते हैं। त्वचा पर उद्भेद रहित खुजली हो सकती है, मल मूत्र में कालापन, मल सूखा हुआ,
शरीर में रूखापन और चुभनशील दर्द इसके प्रधान लक्षण हैं। अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो ये समझा जाए कि जो रोग है वो वात के विकृत होने के कारण हुआ है, और इसलिए लक्षण चिकित्सा तो की ही जाए। जो तात्कालिक पीड़ा है उसका उपशमन करने के लिए तो औषधियाँ दी ही जाएं, लेकिन प्रधान चिकित्सा है वात तत्व के संतुलन की। अब यदि पित्त दोष की वृद्धि हुई है तो अंगों, पेशियों या ऊतकों में जलन, दाह एवं ढीलेपन का एहसास होना, अंगों के स्रावों में या तो अतिवृद्धि होती है या फिर अति कमी होती है। ये इस पित्त की प्रकृति में दोनों ही उभय गुण आते हैं, या तो स्रावों में अतिवृद्धि हो जाती है या फिर अति कमी हो जाती है। रंग जो होता है वो चाहे स्राव हो और चाहे शरीर का अंग हो, रंग जो है वो तीखा, गुलाबी, हरा, लाल या पीला हो सकता है, और बाह्य शरीर पर भी यही प्रभाव दिखाई देते हैं। त्वचा पर उद्भेद सहित ज्वलनशील दाने, फोड़े, फुंसियाँ आदि होते हैं, जिनमें दर्द हो सकता है, दाहकता हो सकती है। मलमूत्र का रंग लाल, गुलाबी, पीला या हरा तथा मूत्र में जलन, मल पतला होता है, शरीर में दाहक युक्त जलन होती है। ये लक्षण पित्त के विकृत होने पर होते हैं। यदि ऐसे लक्षण रोग में दिखें तो लक्षण चिकित्सा करते हुए मूल चिकित्सा है पित्त को संतुलित करने की। अब यदि कफ दोष बढ़ा, कफ दोष की वृद्धि हुई शरीर में, तो अंगों, पेशियों या ऊतकों में शोथ की प्रवृत्ति हो जाती है, सूजन होने लगती है, प्रभावित स्थान में जलीय सूजन होती है, अंगों के स्रावों में वृद्धि एवं रंग सफ़ेद होना ये लक्षण होते हैं। बाह्य शरीर पर भी यही प्रभाव दिखाई देते हैं। मल मूत्र में गाढ़ापन होता है, मल अधिक होता है और श्लेष्मा युक्त होता है। पेशाब भी चिकनी होती है, गाढ़ी होती है और मात्रा में अधिक होती है, और उसका रंग भी प्रायः सफ़ेद होता है। शरीर में नमी और चिकनेपन का एहसास होता है, और शरीर में मुट्ठी से दबाए जाने जैसे दर्द होते हैं। अब देखिए, वात का दर्द चुभनशील होता है, पित्त का दर्द जलनशील होता है, और कफ का दर्द मुट्ठी में दबाए जाने जैसा होता है, मानो किसी ने मसल दिया हो। तो इन लक्षणों के आधार पर या फिर मलमूत्र की परीक्षा करके ये जाना जाता है कि वात की वृद्धि है, पित्त की वृद्धि है या फिर कफ की वृद्धि है। और कभी कभी वात पित्त की सम्मिलित वृद्धि होती है, पित्त कफ की सम्मिलित वृद्धि होती है, एक से अधिक दोषों का विकृतीकरण होता है, तो कभी कभी तीनों दोष कुपित हो जाते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि अगर एक दोष की विकृति है तो ये साध्य है, और अगर दो दोषों की विकृति है तो श्रम साध्य है, और अगर त्रिदोष की विकृति है तो कृच्छ्र साध्य है, और सन्निपातज अवस्था हो तो फिर वो असाध्य होती है। अब चिकित्सा की दृष्टि से, चूंकि मूल चिकित्सा है विकृत हुए दोष को संशमित करना, इसलिए वात पित्त कफ की चिकित्सा को संशमन चिकित्सा कहा जाता है, और इस चिकित्सा के अंतर्गत औषधियों का व्यवहार होता है। औषधियों का व्यवहार सूक्ष्म शरीर की विकृति में और मानव शरीर की विकृतियों में भी होता है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। वात पित्त कफ की विकृति में जब औषधियों का व्यवहार होता है तो पदार्थ गुण विशिष्ट औषधियों का एक से अधिक औषधियों का संयोजन करके ताकतवर दवा बनाई जाती है, और ऐसी बनी शास्त्रीय दवाओं का उपयोग किया जाता है। जबकि सूक्ष्म और मानव शरीर की विकृतियों में प्राकृतिक रूप में किसी एक औषधि का एक बार में व्यवहार किया जा सकता है, अधिक औषधियों को एक साथ नहीं दिया जाता। तो जो वात पित्त कफ है, इसकी चिकित्सा है संशमन चिकित्सा, और प्रधान कार्य है पंचकर्म। पंचकर्म वस्तुतः आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो पंचकर्म औषध चिकित्सा का अनिवार्य अंग है। बिना पंचकर्म किए औषधियों के व्यवहार की आज्ञा आयुर्वेद नहीं देता। आयुर्वेद कहता है कि बहुत सारे रोग तो पंचकर्म से ही ठीक हो जाते हैं, औषधियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यदि औषधियाँ देनी भी हैं तो यदि शरीर का शोधन नहीं किया गया, और पंचकर्म में भी शोधन किस चीज़ का? आहार तंत्र का समुचित शोधन किया जाता है। पंचकर्म के अंतर्गत आहार तंत्र का ही शोधन होता है। तो पंचकर्म औषध चिकित्सा का अंग है, प्राकृतिक चिकित्सा का अंग पंचकर्म नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में काय शोधन होता है, लेकिन उसका अंग अलग है, और
पंचकर्म जो है वो औषध चिकित्सा का है। बिना पंचकर्म किए औषधियों का व्यवहार करना बहुत लाभदायी नहीं होता। और यह कार्य तभी किया जाएगा जब विकृति स्थूल शरीर पर होगी और जिसमें विकृत कारण तत्व जो होंगे वो वात पित्त कफ होंगे। तो इस व्याख्यान में हमने स्थूल शरीर और उसमें होने वाली विकृति और उसमें किस तरह से चिकित्सा की जानी चाहिए इस विषय में चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम सूक्ष्म शरीर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।